हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड एजुकेशन के यूट्यूब पेज पे। और आज के इस लेक्चर में हम क्लास 11th के बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ऑसिलेशन। दो चैप्टर हैं बेसिकली, ऑसिलेशन और दूसरा है वेव एंड साउंड। स्टार्ट हम ऑसिलेशन से करेंगे और जब हम ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेंगे तो हम पढ़ेंगे फिर वेव एंड साउंड। ऑसिलेशन क्लास 11th का सबसे लास्ट चैप्टर है और ये जो चैप्टर आप देख रहे हैं ऑसिलेशन, ये IIT JEE के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है। IIT JEE के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे नीट देने वाले हैं उनके लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। साथ ही साथ अभी जो ऑसिलेशन में हम अपने आने वाले लेक्चर की सीरीज में पढ़ेंगे, इसका कंसेप्ट क्लास 12th में भी आपको इस्तेमाल में आएगा। जब हम क्लास 12th में, जैसे अभी हम लोग पैरेलल सीरीज क्लास 12th की चला रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंप्लीट करते हुए जब हम AC तक पहुंचेंगे, अल्टरनेटिंग करंट तक, तो अल्टरनेटिंग करंट में ऑसिलेशन के कंसेप्ट बहुत इस्तेमाल होंगे। तो इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और लिखिएगा ज़रूर। साथ ही साथ क्योंकि ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है, डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, न्यूमेरिकल तो और भी इसमें बहुत घुमा फिरा के न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो आपको सहायता मिले, आपको सहूलियत मिले, इसके लिए जैसे जैसे मैं चैप्टर बढ़ाता जाऊंगा, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे टॉपिक की पहले कैटेगरी कर ली है कि किस तरह से टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें से कुछ हार्ड टॉपिक आपको NCERT में नहीं मिलेंगे, तो ये नहीं है कि NCERT में है तो ही पढ़ना है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा और उस टॉपिक से न्यूमेरिकल्स मैं वीडियो के ही अंदर कराते रहूंगा। सेपरेटली न्यूमेरिकल तो जो होगा वो तो बिल्कुल अलग बात है, उसकी अभी चर्चा नहीं कर रहे, पर जो न्यूमेरिकल चैप्टर के बीच में आएगा उस न्यूमेरिकल पे भी खासा ध्यान रखने की जरूरत आपको पड़ेगी। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा क्लास 11th का सबसे लास्ट चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन के अंदर पहले हमने लिख दिया है टॉपिक टू बी कवर्ड। हम किस तरह से टॉपिक पढ़ेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है आपका इंट्रोडक्शन। जाहिर सी बात है, ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए ना कि ऑसिलेशन क्या होता है। तो जो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे वो है ऑसिलेशन। मैं आपको ये भी बता दूंगा कि IIT में या नीट में किस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा और कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सब भी इसी वीडियो की सीरीज में हम लोग करते रहेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। थर्ड टॉपिक जो हम लोग का आएगा वो है टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको क्लास के अंदर जब मैं मोशन पढ़ा रहा था तो मोशन में भी मैंने बताया है कि पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं और नॉन पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं, बट यहां पे वो डिटेल में अब आएगा। क्लियर है? सो इंट्रोडक्शन, पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन, उसके बाद टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन, और उन सब के बाद जिसकी डिमांड थी वो आएगा विच इज द SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्लियर है? ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद हमने जो पढ़ना है वो है कंडीशन फॉर SHM। SHM के कंडीशंस क्या होंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, या शॉर्ट में सिंपली यू कैन राइट S, लीनियर SHM। क्लियर है? अगला टॉपिक जो है वो है एंगुलर हार्मोनिक मोशन।
ठीक है। करना क्या है, जिस तरह से क्लास में करते थे कि कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले टॉपिक टू बी कवर्ड लिखवा देते थे, बिल्कुल वैसे लिख भी लेना है साथ ही साथ। क्लियर है। तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। एसएचएम एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। उसके बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये मैं बात कर रहा हूं एसएचएम के अंदर की। ठीक है। सो एसएचएम के अंदर हम पढ़ेंगे फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। ये मैकेनिक्स वाली वेलोसिटी नहीं, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर की वेलोसिटी पढ़ेंगे क्या होती है। आफ्टर दैट जो हम पढ़ेंगे वो है आपका एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा वो है जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम। ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसएचएम। सो ये हमारा पहला वर्गीकरण हुआ। सो दिस इज द फर्स्ट। ठीक है, ये पहला इतना पढ़ने के बाद फिर अब आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। आगे आएंगे तो आगे जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है फेज एंड फेज डिफरेंस। फेज एंड फेज डिफरेंस, यहां पे डिफरेंट लिखा गया है तो फेज एंड फेज डिफरेंस। ठीक है। उसके बाद जो अगली टॉपिक आएगी वो है फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इस टॉपिक पे ध्यान देना है तो टिक भी कर लीजिए। फोर्स लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बाद आएगा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम ऑसिलेटर की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, अगला टॉपिक होगा। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, उसके फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये उसका अगला टॉपिक होगा। और जब काइनेटिक और पोटेंशियल निकाल लेंगे तो हम निकालेंगे टोटल एनर्जी ऑफ द ऑसिलेटर। टोटल एनर्जी जानते हो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल ब्लॉक सिस्टम। अगेन ये बहुत जरूरी टॉपिक है तो टिक कर दिया। क्या पढ़ेंगे तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल ब्लॉक सिस्टम। सिंपल ब्लॉक सिस्टम के बाद ठीक है जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। उसके बाद स्प्रिंग इन सीरीज और स्प्रिंग इन पैरेलल, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट फिर हो जाएंगे आपके कंपैरेटिव एग्जाम के लिए। तो स्प्रिंग इन सीरीज ठीक है और स्प्रिंग इन पैरेलल। ठीक है। आफ्टर दैट जब हम ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे ठीक है तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है आपका टू बॉडी ऑसिलेटर। ठीक है। टू बॉडी ऑसिलेटर के बाद फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा आपका विच इज दिस सिंपल पेंडुलम और ग्राफ फॉर सिंपल पेंडुलम। इसके ग्राफ को जब मैं डिस्कस करूंगा तो ग्राफ को बड़े डिटेल से समझेंगे भी और मैं समझाऊंगा भी। क्लियर है। इसके बाद जब हम लोग ग्राफ फॉर सिंपल पेंडुलम पढ़ लेंगे तो फिर आएगा हमारा टॉपिक विच इज द एंगुलर एसएचएम। ठीक है। एंगुलर एसएचएम के बाद जरूरी टॉपिक है एंगुलर एसएचएम। उसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है आपका फिजिकल पेंडुलम। ठीक है। फिजिकल पेंडुलम के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। आफ्टर दैट डैम्प्ड एसएचएम इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। फोर्स वाइब्रेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। रेजोनेंस वाइब्रेशन अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम ये भी जरूरी है। क्लियर है। और एंगुलर एसएचएम और टॉर्सनाइल पेंडुलम ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है। जब हम इस पूरे टॉपिक को जब इस पूरे चैप्टर को समझ लेंगे तो इसके बाद हम अगला पोर्शन स्टार्ट करेंगे। अगर समझने को कहा जाए तो आप इसको जो है
पार्ट ए का नाम दे दो, मतलब ये जो हम पढ़ रहे हैं वो पार्ट ए है। और जब हम वेव, ठीक है, वेव एंड साउंड पढ़ेंगे तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा पार्ट बी होगा। क्लियर? सो अगर आप गिनती कर पाए तो देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और 34 टॉपिक मिल कर करके जो है 34 टॉपिक मिल कर करके क्या बनाता है, तो यही टॉपिक है ऑसिलेशन। ठीक है? सो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी चैप्टर में से एक है। साथ ही साथ, बहुत जरूरी के साथ ही साथ इसके कंसेप्ट क्लास 12th में भी इस्तेमाल होंगे। जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, वेव के कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे उसके अंदर। और जब आप अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, एसी पढ़ेंगे, तो इसी ऑसिलेशन के कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे। कौन से कंसेप्ट इस्तेमाल होंगे, इन सब चीजों को जानने के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इसको नोट कर लिया जाए और नोट कर करके हम अपना पहला टॉपिक कवर करते हैं, विच इज द इंट्रोडक्शन। स्टार्टिंग से डिफिनीशन से ही क्लियर करते चलेंगे, डिफिनीशन को समझाते हुए डेरिवेशन पे आ जाएंगे। तो इस चीज को लिख लीजिए। लिखने के बाद अगर एक और चीज है, क्योंकि एसएचएम थोड़ा कॉम्प्लेक्स माना जाता है, ठीक है, एसएचएम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि डेरिवेशन बहुत ज्यादा आता है और बच्चे डेरिवेशन से भागते हैं। तुम लोग भी डेरिवेशन से भागोगे, ठीक है, क्योंकि हर एक दिमाग में एक सवाल ये आता है कि सर डेरिवेशन आ गया, फॉर्मूला नया नया आ गया, तो फॉर्मूला, इतना सारा फॉर्मूला हम याद करें कैसे? तो इस चीज को समझ लो और विश्वास के साथ ये कहा जा रहा है, ये कह रहा हूं मैं कि जब मैं इस पूरे चैप्टर को पढ़ा कर करके जब एक समरी निकालूंगा, तब तक आप सब लोगों को फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टॉपिक कुछ इस तरह से चलेगा कि हर एक फॉर्मूला के इस्तेमाल के साथ ही साथ मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको करा दूंगा, इतने इनोवेटिव क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, ठीक है, कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं होगी। दिमाग के हार्ड डिस्क में वे कहीं ना कहीं जाकर करके सेव हो जाएगा। जब क्लिक होगा, क्वेश्चन देखोगे, क्लिक होगा, अपने आप वो फॉर्मूला निकल आएगा। तो इसको नोट कर लो और नोट करने के बाद स्टार्ट करते हैं हमारा पहला, क्लास 11th का पहला ही बोलेंगे, क्लास 11th का पहला चैप्टर, पहला वीडियो सीरीज जिसका नाम है ऑसिलेशन। ठीक है, चलिए आइए ऑसिलेशन क्या है इसको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं ऑसिलेशन का। ठीक है, तो देखेंगे ऑसिलेशन के अंदर, ठीक है, सबसे पहला चीज हम लोग क्या पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन पहले जान ले, समझ लें क्या होता है ऑसिलेशन। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी मोशन और इवेंट, ध्यान दीजिए, कोई भी मोशन या कोई भी इवेंट जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट कर जाए, वैसे मोशन या वैसे इवेंट को हम पीरियोडिक कहते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी मोशन या कोई भी इवेंट जो एक इंटरवल के बाद, एक अंतराल के बाद रिपीट कर जाए, वैसे मोशन या इवेंट को हम पीरियोडिक कहते हैं। क्लियर है? इन सम पीरियोडिक मोशन, देखिएगा, इन सम पीरियोडिक मोशन द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो। क्या होता है? इन सम पीरियोडिक मोशन द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, बॉडी टू एंड फ्रो, आगे पीछे की तरफ मूव करती है। क्लियर है? बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट। सुनिए मेरी बात, अगर आप पीरियोडिक मोशन की बात करो, ठीक है, तो आप देखोगे कि पीरियोडिक मोशन में ना आप एक गाड़ी के पिस्टन की कल्पना करें, तो
तो गाड़ी का पिस्टन मान लो ये है, ठीक है, तो ये पिस्टन जो है गाड़ी का मूव करता है, इधर मूव करता है, और जब रिस्टोर होता है पिस्टन तो वो यहां आ जाता है। मतलब पिस्टन का मूवमेंट क्या होता है, पिस्टन का मूवमेंट यहां से यहां आएगा, फिर यहां आएगा, यहां से यहां आएगा, यहां आएगा, मतलब नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर ये करता है। क्लियर है? तो हम कहते हैं कि इन सम पीरियोडिक मोशन द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अलोंग अ गिवन पाथ बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस, टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। गिवन पाथ पे ही मूव करेगा, पिस्टन एक गिवन पाथ पे मूव करेगा। ऐसे नहीं है कि ऐसे मूव ना करके कभी ऐसे नहीं, एक गिवन पाथ पे टू एंड फ्रो मूव करेगा बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट के ना पीछे जाएगा ना आगे जाएगा। क्लियर है? तो पीरियोडिक मोशन के कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अब देखो, एक बात को समझो, यहां पे जो भी एग्जाम्पल हमने लिखा है, यहां पे जो भी एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आम जीवन में आप कहीं ना कहीं देखते हो। फर्क बस इतना है कि हम वैसी घटनाओं को का आंकलन नहीं करते, हम मतलब उसको एक्सपीरियंस नहीं करते, और वही एक वैज्ञानिक वैसी घटनाओं को एक्सपीरियंस करता है, उसका आंकलन करता है। और यही फर्क आपके अंदर, हमारे अंदर और एक वैज्ञानिक के अंदर है। आम जीवन में ही सब घट रहा है, खाली देखने का नजरिया होना चाहिए, कैसे आप देखते हैं। क्लियर है? तो उसी नजरिए की बात करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल गिटार की स्ट्रिंग। गिटार की स्ट्रिंग जब आप बजाते हो गिटार, तो उसकी स्ट्रिंग जो है दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में इस तरह से क्या होती है, दो एक्सट्रीम पॉइंट के बीच में वो टू एंड फ्रो आगे पीछे होती है, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। दूसरा एग्जाम्पल है वाइब्रेशन ऑफ स्पीकर कोन्स। आप देखोगे म्यूजिक सिस्टम में जो स्पीकर्स लगे होते हैं, जब आप गाना बजाते हो तो जो स्पीकर कोन है वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करता है, ऑसिलेट करता है। समझ रहे हो? ये दूसरा एग्जाम्पल हुआ। तीसरा एग्जाम्पल स्विंग ऑफ अ पेंडुलम। एक पेंडुलम है, वो इस तरह से फिर इस तरह से स्विंग करता है। ये जो स्विंगिंग है ये पीरियोडिक मोशन है, और ये पीरियोडिक मोशन का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल भी है। उसके बाद है मोशन ऑफ पिस्टन इन एन इंजन। किसी भी इंजन में, किसी भी मैकेनिकल इंजन में जो पिस्टन का मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट भी अगेन पीरियोडिक होता है। आगे बात करते हैं वाइब्रेशन ऑफ एटम इन सॉलिड। जब आप सॉलिड पढ़ेंगे, जब आप मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ा था, जब आपको मैंने पढ़ाया था, तो वहां पे भी हमने वाइब्रेशन की बात थोड़ी सी की थी। तो ये वाइब्रेशन ऑफ एटम इन सॉलिड बिल्कुल वही एग्जाम्पल है कि एटम जो होते हैं सॉलिड के अंदर जो एटम होते हैं, दे ऑल्सो वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशन। याद है ना, अपने मीन पोजिशन पे दे वाइब्रेट। क्लियर है? वो वाइब्रेट करते हैं। तो दीज आर द बेसिक एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन जनरल इस एग्जाम्पल को समझने के बाद जो हमें समझ में आया कि एन ऑसिलेशन इज अ पीरियोडिक फ्लक्चुएशन। ध्यान दीजिएगा, ऑसिलेशन क्या है? तो ऑसिलेशन एक पीरियोडिक फ्लक्चुएशन है। फ्लक्चुएशन समझ पाते हैं आप? सो पीरियोडिक फ्लक्चुएशन है इन विच, जिसके अंदर फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू जो है वो बदलती है। The value of physical quantity keeps on changing, keeps fluctuating below some central or equilibrium value। मतलब एक इक्विलिब्रियम वैल्यू है, उसके ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन ही आपका ऑसिलेशन कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ऑसिलेशन बेसिकली दो तरह के होते हैं। हमारा जो चैप्टर जो अभी हम पढ़ेंगे उसमें हम पहले टाइप ऑफ ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, हम मैकेनिकल ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। बट ऑसिलेशन दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल ऑसिलेशन और नॉन मैकेनिकल ऑसिलेशन। मैकेनिकल ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होता है जिसमें टू एंड फ्रो मोशन होता है, या मैकेनिकल ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होता है जिसमें जो बॉडी है उसके अंदर या तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैकेनिकल ऑसिलेशन वो ऑसिलेशन होता है जिसके अंदर जो बॉडी है वो बॉडी का या तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है या तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, अबाउट अ इक्विलिब्रियम पोजीशन।
क्लियर है? जबकि नॉन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में जो फ्लक्चुएशन होता है वो फ्लक्चुएशन होता है वोल्टेज का, वो फ्लक्चुएशन होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का। किसके अंदर? तो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो अब क्लियर हो रहा है, जब हम एसी पढ़ेंगे तो हम एसी में नॉन मैकेनिकल पढ़ेंगे। मतलब जब हम एसी पढ़ रहे हैं तो उसमें वोल्टेज चेंज करेगी, करंट चेंज करेगा, चार्ज चेंज करेगा। सो वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ नॉन मैकेनिकल ऑसिलेशन, बट राइट नाउ वी विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जो कंसेप्ट हम मैकेनिकल में पढ़ेंगे वही कंसेप्ट नॉन मैकेनिकल में इस्तेमाल करेंगे। सो कोई नई चीज नहीं आएगी कि सर नॉन मैकेनिकल में कुछ नया होगा, कुछ नया नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ मैकेनिकल ऑसिलेशन विल बी यूज्ड व्हेन विल स्टडी द कंसेप्ट ऑफ नॉन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कोई नई चीज इसमें नहीं आएगी, आएगी तो मैं बताऊंगा, पर तत्काल नहीं आएगी। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? तो मैंने कह दिया कि ऑसिलेशन दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल और नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल में क्या बदलेगा? लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी का टू एंड फ्रो मोशन होगा। जबकि नॉन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के अंदर बॉडी का वोल्टेज, करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज ये बदलेगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। ठीक है? सो नॉन मैकेनिकल ही पढ़ेंगे हम लोग 12th में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट चीज को समझते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझते हैं, और वो कंसेप्ट है पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। वो मोशन, ये डिफिनीशन अभी समझ रहे हैं हम लोग, ठीक है, डेरिवेशन अभी आगे आएगा। वो मोशन जो रिपीट करे आफ्टर रेगुलर इंटरवल, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वो मोशन जो रिपीट करे आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, वैसे मोशन को पीरियोडिक मोशन कहा जाता है। पर द पीरियोडिक मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, समझना है पीरियोडिक मोशन क्या होता है। पीरियोडिक मोशन सिंपल सी चीज है। पीरियोडिक मोशन में कोई भी बॉडी अपना मोशन, चाहे वो जैसा भी मोशन कर रहा हो, वो एक गिवन इंटरवल के बाद बदलता है। बट पीरियोडिक मोशन में अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन करे तो वो पीरियोडिक मोशन ही ऑसिलेटरी मोशन कही जाती है। समझ में आ गया? क्लियर है? तो हम लिखते हैं द पीरियोडिक मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। ये हमेशा समझना, ये फिक्स्ड पोजीशन। सो पीरियोडिक मोशन में अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव कर रही हो अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो यहां पे एक नोट है, सारे पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन नहीं होंगे। सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होंगे, पर सारा ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक जरूर से जरूर होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? सारा का सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होगा। कौन कौन से नहीं होंगे आगे एग्जांपल मैं अभी समझाऊंगा, पर सारा का सारा पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी नहीं होता है। बट जितना भी ऑसिलेटरी मोशन है वो सारा का सारा पीरियोडिक होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। तो हम यहां पे बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन विच आर ऑसिलेटरी। मतलब पीरियोडिक है और टू एंड फ्रो मोशन करेगा अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। तो क्या क्या एग्जाम्पल है भाई? तो सबसे पहला एग्जाम्पल है टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एटम इन अ सब्सटेंस। डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तत्काल एग्जाम्पल को समझना है कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एटम इन अ सब्सटेंस। दूसरा वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इन अ गिटार। तीसरा ऑसिलेशन ऑफ अ टॉर्सली पेंडुलम। ठीक है, टॉर्सली पेंडुलम क्या होता है इसके लिए एक सेपरेट से वीडियो आएगी। ठीक है, उसके बाद अगला मोशन ऑफ अ निडल इन स्विंग मशीन। सिलाई की मशीन में आपके घर में मम्मी के पास होगा या घर में जरूर होगा। तो सिलाई मशीन में आप उसकी निडल को देखिए। वो जो निडल है ना, वो निडल क्या होता है? जब आप व्हील घुमाते हो, ठीक है, तो निडल ऐसे ऐसे कर करके मोशन करता है। यही मोशन टू एंड फ्रो मोशन है। क्लियर है? सो ये जो मोशन है दिस आर पीरियोडिक, ऑल्सो पीरियोडिक है
और साथ ही साथ ऑसिलेटरी है। सो दिस आर द एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक मोशन विच आर ऑसिलेटरी। अगला एग्जांपल है स्विंग ऑफ अ पेंडुलम। एक पेंडुलम है, ऐसे करके जो स्विंग कर रहा है, ये स्विंग जो है दिस इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। क्लियर है? बट मैंने अभी कहा ना कि सारे के सारे पीरियोडिक ऑसिलेटरी नहीं होंगे, ऑसिलेटरी पीरियोडिक होगा। तो वैसे कौन से पीरियोडिक मोशन है जो ऑसिलेटरी नहीं होता है? तो सबसे पहला, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। हमारे ब्रह्मांड में एक फिक्स्ड समय में, एक इंटरवल के बाद सारे प्लैनेट अपनी ऑर्बिट पे घूम जाते हैं। ये मोशन पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है। सिलाई मशीन में निडिल जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऊपर नीचे कर रहा है, ये तो पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी भी है। पर जो व्हील को घुमाने पे ये ऊपर नीचे होता है, ये व्हील का मोशन पीरियोडिक है बट ऑसिलेटरी नहीं है। तो समझिएगा, सर्कुलर मोशन हो, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, और ऑर्बिटल मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड The sun in the solar system is periodic but they are not oscillatory। क्लियर कर लो इसको, ठीक है। एक नोट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, जरूरी नोट है। क्या कहता है नोट कि अ बॉडी अंडरगोइंग पीरियोडिक मोशन, कोई भी बॉडी अगर पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो उस बॉडी का एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा बिटवीन द पाथ। जिस पाथ पे वो पीरियोडिक मोशन कर रहा है, उस पाथ पे कहीं पे भी एक इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। जब आप उस बॉडी को छोड़ देंगे, जब आप उस बॉडी को छोड़ देंगे, ठीक है, देखिएगा, जब आप उस बॉडी को उस पोजीशन पे छोड़ देंगे तो सुनिए, नो नेट फोर्स विल एक्ट ऑन इट। समझो मेरी बात, अगर आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, अगर आपने किसी बॉडी को छोड़ दिया है, पीरियोडिक मोशन करती हुई बॉडी को, तो नो नेट फोर्स विल एक्ट ऑन इट, कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगा, और वैसी बॉडी विल रिमेन इन रेस्ट फॉर एवर। वैसी बॉडी हमेशा हमेशा के लिए रेस्ट में रहेगी, ठीक है। और जब ये मान लो कि इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है, नो नेट फोर्स इज एक्टिंग, दिस इज इन रेस्ट, पर जब आप इसको डिस्प्लेसमेंट देंगे तो एक फोर्स डेवलप होगा, दैट फोर्स विल ट्राई टू ब्रिंग द बॉडी बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। सुनिएगा मेरी बात, जब आप इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी बॉडी का एक डिस्प्लेसमेंट देंगे, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट भी देंगे, तो एक फोर्स अपने आप उत्पन्न हो जाएगा जो कि उसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की चेष्टा करेगा, जिसके कारण द बॉडी विल स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो, द बॉडी विल स्टार्ट टू ऑसिलेट। और अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है, मोशन ऑसिलेटरी होगा, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वाइब्रेशन कहलाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब आप एक डिस्प्लेसमेंट दोगे वैसी बॉडी का जो पीरियोडिक मोशन के अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जस का तस पड़ा हुआ है, आपने जैसे ही उसका डिस्प्लेसमेंट दिया, एक फोर्स डेवलप हुआ, उस फोर्स ने उस बॉडी का ऑसिलेशन कराया। अगर फ्रीक्वेंसी स्मॉल है ऑसिलेशन, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वाइब्रेशन। क्लियर है? सो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, इसको नोट कर ले और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो बार बार बता रहे हैं, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, बस तुमने जो देखा है बस उसको एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करो, ठीक है। अगर किताबी ज्ञान पे रह जाओगे ना तो ठीक है, एक समय के लिए तुम समझ लोगे, बट वो बहुत लंबे टाइम तक तुम्हारे जहन में रहने वाला नहीं है, ठीक है। किताब अब याद करो कि तुम क्लास 5 में हिंदी में कौन कौन से चैप्टर पढ़े थे, तुमको नाम याद है? नहीं, पर तुमने जिस भी चीज को एक्सपीरियंस किया होगा उस समय जब तुम क्लास 5 में थे, तुमको वो चीजें आज भी याद होंगी या दिमाग में कहीं ना कहीं वो केंद्रित है।
ठीक है, तो एक्सपीरियंस करने पे जोर देना है, रटने रटाने पे विश्वास नहीं करना है। तो इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर में, थोड़ा सा और डिटेल जाते हैं। ठीक है, चलिए नोट किया जाए इसको। आइए थोड़ा ऑसिलेशन क्या होता है इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए मैंने यहां पे 3 डिफरेंट केस दिखाए हैं। सबसे पहले केस में क्या है, फील करेंगे। ठीक है, एक कीड़ा है, एक इंसेक्ट है, वो एक रैंप पे चढ़ता है, क्लाइंब करता है। समझिए ये वो रैंप रही और ये वो कीड़ा रहा। ठीक है, ये कीड़ा इस रैंप पे चढ़ता है और जब यहां पे आ जाता है, चढ़ जाता है, तो ये वापस पीछे आता है। ये वापस क्या होता है, बैक, इट कम बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। मतलब ये रहा इसका इनिशियल पोजीशन और ये उसकी फाइनल पोजीशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है जिसमें कीड़ा रैंप पे ऊपर चढ़ रहा है और वापस आ रहा है, ये प्रोसेस आइडेंटिकली बार बार रिपीट होती है, हर एक बार सेम चीज रिपीट होती है। क्लियर है? तो अगर इस केस का जो मैंने अभी बताया, अगर हम उसका कीड़े का हाइट एबव द ग्राउंड और टाइम का ग्राफ बनाए तो वो ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए समझिए, कीड़ा एक t बराबर 0 पे यहां था। ठीक है, t बराबर 0 पे यहां था और t टाइम पे, ठीक है, वो वापस यहां पहुंचा। क्लियर है? फिर ये वापस गिरा, मतलब ये उसका एक्सट्रीम पॉइंट रहा मान लीजिए। ठीक है, और वापस आया, मतलब फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे लौट गया। ये प्रोसेस रिपीट हो गई, मतलब इनिशियल पॉइंट पे से रैंप पे चढ़ा और वापस आने में जो उसको टाइम लगा, ये टी टाइम लगा। समझ रहे हो मेरी बात? सिंपल सा ग्राफ है भाई। दूसरा केस देखिए क्या है कि एक आदमी है, एक पर्सन है, क्लाइम्स अप अ स्टेप। देखो तो स्टेप को समझते हैं, बनाते हैं। एक आदमी है, वो स्टेप पे चढ़ता है। ठीक है, ये उसकी इनिशियल पोजीशन रही, इनिशियल पोजीशन, और वो स्टेप पे चढ़ा, यहां आ गया और फिर वो स्टेप से नीचे उतर गया। ठीक है, स्टेप पे चढ़ा और फिर स्टेप पे नीचे उतर गया। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, आप इसका ग्राफ एक बार बना के देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा फिर से समझाएंगे, बट ग्राफ ऐसे बनेगा। तीसरे केस में एक बॉल है, उस बॉल को हमने एक हाइट से छोड़ा। जाहिर सी बात है कि बॉल को एक हाइट से छोड़ेंगे तो द बॉल विल स्टार्ट टू बाउंस, वो बाउंस करना स्टार्ट करेगा। तो जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखेगा। ठीक है, सिंपल सा ग्राफ है। ये हाइट, जिस हाइट से वो गिराए, जमीन पे आया, फिर उसी हाइट तक अलग वेलोसिटी से उठा, सेम वेलोसिटी से नहीं, जिस वेलोसिटी से हम यहां से छोड़े उसी वेलोसिटी से थोड़े उठेगा। इतना तो मैकेनिक्स में पढ़ लिए हो ना कि दूसरी वेलोसिटी से उठता था, ऐसा क्वेश्चन भी कर चुके हैं। क्लियर है? तो वो दूसरी वेलोसिटी से ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर नीचे गिरा, और ये प्रोसेस कंटिन्यूड रहा। क्लियर है? जब वो डाउनवर्ड मोशन कर रहा था तो h बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, और जब वो अपवर्ड मोशन कर रहा था तो h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर लगा। इन एवरी केस द बॉडी when rises up will have different value of u। क्लियर है? अब एक कंसेप्ट को देखिए, ये कंसेप्ट को समझेंगे। कंसेप्ट कर लो कि एक हेमीस्फेरिकल बॉल है, एक हेमीस्फेरिकल कटोरा है, कुछ इस तरह से दिखता है। उस कटोरे के एज पे, ये वाला पॉइंट ए पे, आपने एक बॉल लिया और वो बॉल को आपने छोड़ा। कैसा मोशन होगा? बॉल यहां से ऐसे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, मतलब ये इस तरह से इस कटोरे के जो सर्कमफेरेंस है उस सर्कमफेरेंस के अलोंग मूव करेगा। द ग्रेविटी विल एक्ट ऑन द बॉल।
इस बॉल में ग्रेविटी लगेगी एंड व्हाट द ग्रेविटी विल डू, द ग्रेविटी विल ग्रेजुअली डिक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ द, सुनिएगा मेरी बात, द ग्रेविटी विल स्लोली, द एक्टिंग ग्रेविटी विल स्लोली डिक्रीजेस द वेलोसिटी, और अगली बार क्या होगा, अगली बार ये कुछ यहां हाइट तक ही आ पाएगा दोनों साइड। फिर क्या होगा, अगली बार हाइट थोड़ी और कम होगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी हर एक बार कमती चली जाएगी, ग्रेविटी के कारण फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन के कारण ग्रेविटी जो है वो, जो वेलोसिटी है वो कमती जाएगी, और एक समय के बाद द बॉल विल रेस्ट एट सी, यहां पे ये बॉडी रेस्ट कर गया। अब बताओ, मैंने बताया कि जिस भी पॉइंट पे, अब जब यहां पे बॉल था उस पे mg लग रहा था, यहां पे लग रहा था, बट यहां पे नो नेट फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, कोई भी नेट फोर्स इस बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा। सो यही जो सी पॉइंट देख रहे हो, ये इसका मीन पोजीशन है, ये इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है। क्लियर है। एक दूसरा केस है, पेंडुलम से मैंने समझाया है, एक पेंडुलम है बिल्कुल ऐसे टंगा हुआ है, ये इसकी मीन पोजीशन है, जब भी रेस्ट में होगा वो अपने मीन पोजीशन पे होगा। क्लियर है। अब इस मीन पोजीशन के दोनों तरफ एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। एक्सट्रीम पोजीशन है मतलब पेंडुलम इधर जाएगा, वापस आएगा, इधर जाएगा, फिर वापस आएगा, इधर जाएगा, और ऐसे कर करके ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा। क्लियर है। अब समझेंगे कि जब भी बॉल, जब भी पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा तो इसको नोट कर लेंगे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है। क्लियर है। समझेंगे मेरी बात। दो बात को नोट करेंगे। पहला बात कि एक्सट्रीम पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होता है और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्सट्रीम पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम होता है। ठीक है। ये वही फोर्स है जिस फोर्स के कारण ये वापस अपने मीन पोजीशन की तरफ बढ़ेगा, आएगा, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होती है। कंसेप्ट दूसरा इसी फिगर के रिलेटेड कंसेप्ट है। कंसेप्ट क्या है कि जब एक बॉडी, जैसे ये देखो मीन पोजीशन है, ठीक है, आपने मीन पोजीशन से बॉडी को थोड़ा सा इधर खींचा, अपने आप तो खींचेगा नहीं, आपने खींचा, अपने आप इसको आपने खींचा, और जब आपने खींचा तो मीन पोजीशन पे मैंने क्या कहा कि मीन पोजीशन पे नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मीन पोजीशन पे क्या होता है, मीन पोजीशन पे कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं करती है, तो आपने इसको खींचा, ठीक है, और जब रिलीज किया तो एक रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है, और एक टॉर्क जो है वो इस पे लगा जो इसको वापस मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। ठीक है। वापस मीन पोजीशन पे लाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स और टॉर्क लगा। इसी के लिए मैंने अभी बताया ना कि एक्सट्रीम पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, वो वापस उसको लाने की कोशिश में लगा, मैक्सिमम हुआ। क्लियर है। एक्ट ऑन इट टू ब्रिंग इट बैक टू इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन इज ऑल्सो दी मीन पोजीशन। ठीक है। बाय द टाइम जिस समय जो बॉडी थी वो मीन पोजीशन पे पहुंची, यहां से मीन पोजीशन पे आया, याद कर लेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है। और मीन पोजीशन पे जब आया तो उसके पास वेलोसिटी मैक्सिमम थी, और मैक्सिमम वेलोसिटी के कारण लॉ ऑफ इनर्शिया, याद करो इनर्शिया ड्यू टू मोशन का कंसेप्ट, इनर्शिया ड्यू टू मोशन के कारण ये यहां पे रुका नहीं। ये अगर ये ए है, ये सी है, ये बी है, तो ये जब ए से सी पे आया तो सी पे वेलोसिटी मैक्सिमम होने के कारण, इनर्शिया ड्यू टू मोशन के कारण ये बी पे गया और फिर से सी पे आया, एंड इस तरह से कर करके ये मोशन शुरू हो गए। इसके कारण ये जो पेंडुलम है इट स्टार्ट्स टू मूव टू एंड फ्रो मोशन, और यही ऑसिलेशन डेवलप हुआ, यहीं पे ऑसिलेशन स्टेब्लिश कर गई। समझिएगा इस चीज को। दो बात है, पहला इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स
मैक्सिमम होगा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या करता है, तो रिस्टोरिंग फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी को इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है, लेके जाती है, इक्विलिब्रियम तक आते आते उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, वो सी पे न रुक करके बी की तरफ चला जाता है और ऐसे करके ये प्रोसेस रिपीट होती चली जाती है। ठीक है, सो ये जो था ये हमारा ऑसिलेशन का पहला क्लास था, विच इज द इंट्रोडक्टरी क्लास। अगले क्लास में हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम पीरियड को मैं समझा भी दूं। टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड समझ में आ रहा है, इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे टाइम का फंक्शन होगा इसको अगले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तत्काल इसको पूरा नोट कर लें, बढ़िया से नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत जरूरी टॉपिक रहा। ठीक है, चलिए इसको नोट कर ले और हम लोग अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे टाइम पीरियड, ठीक है, और हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो को देख सकें। ठीक है, चलिए।